तो क्या बीजेपी और हरक सिंह रावत की लोकसभा चुनाव से पहले डील हो गई थी? क्या ईडी की रेड के बाद से घबराए हरक सिंह रावत बीजेपी के दरवाजे खड़े थे और अब उनको कामयाबी मिल गई है? क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने उनकी बहू अनुकृति गोसाई के सारे दाग धुल दिए हैं। क्या हरक सिंह रावत भी जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हैं, या फिर कांग्रेस कब तक हरक सिंह रावत पर मेहरबान रहेगी? क्योंकि जिस तरह से हरक सिंह रावत ने पूरे लोकसभा चुनाव में खुद को घर में नजरबंद रखा है, इसका मतलब क्या है? क्या वो घर बैठ करके बीजेपी की मदद कर रहे थे, या घर से ही कांग्रेस की जीत की कामना कर रहे थे? फिर अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत को ही लगता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, इन पापियों के पाप धोते धोते? दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। बीजेपी के लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह रावत को अचानक 1985 में आई राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली फिल्म की याद हो आई है। इस फिल्म ने 80 के दशक में न केवल सबसे ज्यादा कमाई की थी, बल्कि मंदाकिनी की बॉल ड्रेस ने तहलका मचा दिया था। दरअसल इस फिल्म की नायिका गंगा अपने पति को पाने के लिए गंगोत्री से कलकत्ता तक की यात्रा करती है और तमाम तरह के दुराचार और संकट झेलती है, लेकिन दिलीप रावत का दर्द दूसरा है। दरअसल यह सियासत की गंगा है जिसको वो मैला मान रहे हैं, और वो दूसरे किसी दल की सियासत की गंगा नहीं, वो बीजेपी की सियासी गंगा में ही मैला खोज रहे हैं। उनको दिक्कत इस चीज की है कि कुछ ही समय पहले यानी 2022 के चुनाव में जिस लैंसडौन के अखाड़े में वो हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई को करारी शिकस्त देते हैं, आज वो बीजेपी का पटका पहन के घूम रही हैं। यानी महंत दिलीप रावत को 2027 के अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। अनुकृति गोसाई को अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए। दरअसल अनुकृति गोसाई ब्यूटी कंटेस्ट जीतने वाली और ग्लैमर की दुनिया में तहलका मचाने वाला वो चेहरा है, वो जो सियासत में हरक सिंह रावत के घर की बहू बनती हैं तो सियासत में उनका पदार्पण होता है, और 2022 के चुनाव में हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर उन्हें लैंसडौन की लड़ाई में उतार देते हैं। यह अलग बात है कि ग्लैमर की दुनिया के इस चेहरे को सियासत के खुरदरी पगडंडियों पर चलने में दिक्कतें होती हैं और वो पहले ही लॉन्चिंग की अपनी लड़ाई में शिकस्त खा बैठती हैं। लेकिन अनुकृति गोसाई हार कहां मानने वाली थी, जिनके लिए हरक सिंह रावत अपनी पूरी सियासत को दांव पर लगा देते हैं और बीजेपी ठीक चुनाव से पहले धामी सरकार से उन्हें बर्खास्त कर देती है। वो जुगाड़ कर कांग्रेस में घुस जाते हैं और कांग्रेस में अपने लिए न सही अपनी बहू के लिए टिकट ले आते हैं। लेकिन अब 2024 में जब वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से ईडी की रेड फरवरी में होती है और उसके बाद हरक सिंह मानो नजरबंद हो जाते हैं। लेकिन अब खेल समझ आ रहा है कि हरक सिंह रावत और बीजेपी के भीतर अब राजनीतिक जानकार ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई डील हो गई थी। जो नेता किसी चुनाव से 1990 के दशक से दूर नहीं रहा हो, वो नेता कैसे आखिर एक ईडी की रेड के बाद जिस तरह से घर में बैठ जाता है और उनकी पुत्र वधू कांग्रेस से इस्तीफा देकर के, उस पार्टी से इस्तीफा देकर के जो पार्टी उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाती है और कई अपने दावेदारों की नाराजगी मोल लेने के बावजूद लड़ाती है, वो कांग्रेस छोड़ती हैं और गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को वोट देने की अपील करती हैं। और वोट खत्म होते ही यानी 19 अप्रैल के महज 2 दिन बाद वो बीजेपी का पटका पहने नजर आती हैं। क्या पहले से ही हरक सिंह रावत और बीजेपी के बीच में एक डील हो गई थी कि वो चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, घर में नजरबंद होकर बैठे रहेंगे, और चूंकि उनको अगर चुनाव से पहले पार्टी में लिया जाएगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी पूरे देश में बावेला है कि ये बीजेपी के डबल इंजन की कैसी सरकारें हैं कि विपक्षी नेताओं पर पहले ईडी सीबीआई की रेड होती है और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालकर उनके दाग धुल दिए जाते हैं और फिर बीजेपी को दाग अच्छे लगने लगते हैं। बड़ा सवाल यह कि बीजेपी और अपना कितना नुकसान करवाएगी। क्या बीजेपी के पास जवाब है कि अनुकृति गोसाई को पार्टी में लाने से कितना बड़ा सियासी फायदा होगा? ये वही बीजेपी है जो 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले दावे कर रही थी कि उत्तराखंड में 18,000 से ज्यादा विपक्षी नेताओं को पार्टी अपने कैंप में ले आई है और इसका मतलब होगा कि वोटिंग बहुत ज्यादा होगी। खुद प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि इस बार 75% से पार वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन इस उत्तराखंड की कई लोकसभा क्षेत्रों में बमुश्किल 50% भी वोटिंग हो पाती है।
या 50% से कम अल्मोड़ा में वोटिंग होती है। इसके मायने क्या है? जब बीजेपी कॉरिडोर्स में आप जाते हैं और दबी जुबान में सुनते हैं तो नेता कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से किसी को भी पार्टी में आने दिया जा रहा है, रीति नीति विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं रहा है, तब फिर पन्ना प्रमुख फोटो खिंचवाना तो ठीक है, वो काम क्यों करेगा? बूथ के लेवल पे पार्टी का परंपरागत काडर काम क्यों करेगा? क्या बीजेपी इस चीज को समझ पा रही है? आज जिस तरह से बीजेपी के गढ़ जो विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे वहां पर वोटिंग कम होना क्या संदेश देता है? आखिर अनुकृति गुसाई जैसे दागी नेताओं को पार्टी में लाने से क्या फायदा बीजेपी को होगा? क्या बीजेपी में अनुकृति गुसाई को लाने वाले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसका जवाब दे सकते हैं? आखिर वो कौन सा बीजेपी के इन नेताओं पर दबाव था कि अनुकृति गुसाई को ठीक चुनाव गुजर जाने के बाद ज्वाइन कराया जाता है? और जब अनुकृति गुसाई को बीजेपी में लाया जा सकता है क्योंकि वो भी ईडी के रडार पर है, जो जांच हरक सिंह रावत के खिलाफ हो रही है उसमें नाम उनकी बहू अनुकृति गुसाई का भी है, तो जब अनुकृति गुसाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग हो गई हैं तो फिर हरक सिंह रावत से इतना परहेज क्यों है? यह सवाल बीजेपी के नेता भी दबी जुबान में पूछ रहे हैं कि जब आपको लाना ही था तो बहू के साथ ससुर को भी ले आते। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या दिक्कत है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हरक सिंह रावत के दाग नहीं धुल पा रहे हैं? एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से महंत दिलीप रावत ने अपने दर्द को बयां किया है, अगर बीजेपी के भीतर घूमेंगे तो कई ऐसे नेता, पदाधिकारी और विधायक मिलेंगे जो कहेंगे कि जब से उमेश शर्मा काऊ रायपुर में आए हैं बीजेपी का परंपरागत कार्यकर्ता गायब हो गया। नरेंद्र नगर में सुबोध उनियाल को कमान है तो बीजेपी का कार्यकर्ता गायब हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेसी गोत्र के कितने नेता बीजेपी में मजबूती से अपने विधानसभा क्षेत्रों में जमे हुए हैं, तो बीजेपी का परंपरागत कार्यकर्ता कहां चला गया? त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो या तीरथ सिंह रावत की सरकार रही हो या फिर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी सरकार हो, आप देख सकते हैं कांग्रेसी गोत्र के कितने मंत्री वहां बने हुए हैं। ये चिंता बीजेपी के भीतर महसूस की जा रही है और बहुत सारे जानकार ये सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल तो इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कहा था कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से ये गुजारिश की है कि अब सबके लिए फाटक न खोला जाए, कि जो आना चाह रहा है उसे बीजेपी में आने दिया जा रहा है, अब थोड़ा सा मानक बनाइए, स्क्रीनिंग करिए, तो क्या मुख्यमंत्री जी उस स्क्रीनिंग के दायरे में अनुकृति गुसाई तो पार्टी में आ गई, हरक सिंह रावत रह गए क्या? क्या वो मानक पूरे नहीं कर पा रहे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पाखरो रेंज को लेकर के जो एक तरह से अवैध तरीके से पेड़ काट करके जो सफारी का निर्माण किया जा रहा था उस पर सीबीआई अलग से पीछे पड़ी हुई है, ईडी अलग से पीछे पड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के मार्च में जिस तरह से सख्त टिप्पणी आई थी जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया था कि जिस तरह से तत्कालीन डीएफ और वन मंत्री ने सांठ गांठ करके नियमों को एक तरफ रखकर, ताक पर रखकर खुद को ही शासन समझते हुए काम किया है, इससे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि क्या देश में ऐसे भी काम हो रहा है? क्या ऐसे बैकग्राउंड वाले नेताओं को पार्टी में लाकर बीजेपी खुद को मजबूत महसूस कर रही है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल महंत दिलीप रावत भी पूछ रहे हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि क्या एक और नमामि गंगे योजना की शुरुआत की दरकार है क्या? इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई है, इन पापियों के पाप धोते धोते। सवाल हरक सिंह रावत की सियासत को लेकर उठ रहा है। अब लोग यहां तक कहने लगे हैं कि समझिए हरक सिंह रावत को सियासत से अब संन्यास लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से 2022 का चुनाव वो नहीं लड़ पाए, 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से 6 महीने तक वो माहौल बनाए रहे और लगातार हरीश रावत के सामने आते रहे, और हरिद्वार में जिस तरह से वो वोटर्स के साथ गिल्ली डंडा खेलते नजर आए थे, उससे लग रहा था कि इस बार हरिद्वार की पिच पर नई बैटिंग, यानी हरक सिंह रावत की जो जारी बैटिंग देखने को मिलेगी। वो राजस्थान चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस के पक्ष में काम करने के लिए इसी मकसद से गए थे, लेकिन इसी बीच एक ईडी की रेड हो जाती है और उसके बाद हरक सिंह रावत की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। तो क्या समझा जाए कि ईडी की रेड के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस को हिट विकेट कराने के नजरिए से काम कर रहे हैं? सवाल इस बात पर है कि क्या कांग्रेस हरक सिंह रावत पर अब कोई एक्शन लेगी, या फिर कांग्रेस ऐसे ही आंखें मूंधे बैठी रहेगी, या फिर हरक सिंह रावत भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस उन पर एक्शन ले, और देर सबेर जब बहू के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन से सारे दाग धुल गए हैं तो फिर उनके दाग भी धुल जाएंगे, थोड़ा ज्यादा पाउडर डाल के, ज्यादा पानी डाल के को धो दिया जाएगा। एक सवाल बड़ा ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी में अब ताबड़तोड़ बाहर से नेताओं को ज्वाइन किया जा रहा है, उसका असर सिर्फ उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बीजेपी के गढ़ दूसरे राज्यों में भी रहे हैं, उत्तराखंड में तो चाहे फिर धर्मपुर हो, डोईवाला हो, ऋषिकेश हो, रुड़की हो, हरिद्वार शहर हो, और दूसरे क्षेत्र हो जहां वोटिंग कम हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट पहले चरण में यही आई है कि बीजेपी के जो अपने परंपरागत गढ़ रहे हैं वहां से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है।
तो क्या इसका मतलब यही है कि जिस तरह से बाहर से आंधी और तूफान की तर्ज पर दूसरे दलों के नेताओं को लाया जा रहा है, उससे बीजेपी का अपना कार्ड कसमसा रहा है और महंत दिलीप रावत उसी की आवाज़ बनकर सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जब कांग्रेसी गोत्र के आधे से ज्यादा मंत्री या आधे मंत्री रहेंगे और उसके बाद जिस तरह से नेताओं को लाया जा रहा है, जिस गंगोत्री से सुरेश चौहान बीजेपी के विधायक हैं, उसके बाद अब विजयपाल सजवाण भी आ गए हैं, यमुनोत्री में निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो केदार सिंह रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनका बैकग्राउंड भी कांग्रेसी है। अब बीजेपी के भीतर यही सवाल उठ रहा है कि बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां बीजेपी का अपना परंपरागत काडर नहीं रहा है, वहां बाहर से आए हुए नेताओं का काडर बन गया है। तो ये बेचैनी एक तरफ और दूसरी तरफ जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने अनुकृति गोसाई को ज्वाइन कराया है, ये क्या संदेश देता है? क्योंकि अनुकृति गोसाई के आने से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला और कोई चुनाव भी अब सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको ठीक वोटिंग खत्म होते ही ज्वाइन कराया गया, ये साफ इशारा करता है कि कोई डील हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी को उस सवाल का भी जवाब देना है कि ईडी का इस्तेमाल विरोधियों को चित करने के लिए किया जा रहा है, और अगर हर एपिसोड में भी यही देखने को मिलता है तो फिर निश्चित तौर पर सवाल खड़े भी होने चाहिए। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।